गुड मॉर्निंग। कक्षा दशम के अध्याय 2 अर्थशास्त्र का जो अध्याय 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस अध्याय का जो आगे का भाग है उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी पहले दी गई है और क्यों उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, इन क्षेत्रकों का निर्माण उत्पादन के दृष्टिकोण से किस प्रकार हुआ है और किन किन रूप में हुआ है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। आज द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में एवं तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वितीयक क्षेत्रक की जो गतिविधि होती है वो विनिर्माण के अंतर्गत आती है। चूँकि किसी भी वस्तु का निर्माण प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा उत्पादित कच्चे माल से किसी न किसी उद्योगों में किया जाता है एवं द्वितीयक क्षेत्रक के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है वो सीधे प्रकृति से उत्पादित न होकर मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, इसलिए इसे विनिर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है या फिर ये औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है कि चीनी और गुड़ का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसमें गन्ने का जो उत्पादन है वो किसान के द्वारा किया जाता है और फिर इस गन्ने का प्रयोग करके चीनी और गुड़ को तैयार किया जाता है जो उद्योगों में होता है। ठीक उसी तरीके से मिट्टी से जो ईंट बनाते हैं तो वो प्राथमिक हो गया और ईंटों से घर और भवन का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए ये औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो है तृतीयक क्षेत्रक की, जो इन दोनों क्षेत्रकों से भिन्न है। तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि ये इसकी जो गतिविधियां हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक हैं। इसके बिना, तृतीयक क्षेत्र के बिना प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास असंभव है। और बहुत इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। कुछ सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवा, संचार सेवा, परिवहन, भंडारण, संचार, व्यापार, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कुछ सेवाओं का उदाहरण दिया गया है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील। तो इन सभी सेवाओं को हम तृतीयक क्षेत्रक में रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज में अपने क्रियाकलाप से दोनों क्षेत्रकों के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जैसे एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफ़े, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी सेवा क्षेत्रक में ही आते हैं। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि तीनों क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण कौन है, कौन से ऐसे क्षेत्रक हैं तीनों में जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो तीनों क्षेत्रकों की तुलना इसलिए की जाती है, देखा जाए तो तीनों क्षेत्र का अपना महत्व है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन होता है उस उत्पादित वस्तु का प्रयोग
द्वितीयक क्षेत्रक में होता है। द्वितीयक क्षेत्रक में जो उत्पादित वस्तु है उसका प्रयोग उपभोक्ता करता है और इन दोनों क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को तृतीयक क्षेत्रक के सेवाओं के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। तीनों क्षेत्रकों में से यदि कोई भी एक क्षेत्रक अनुपस्थित रहे या हम किसी एक को अगर इग्नोर करते हैं तो अन्य दो क्षेत्रकों का विकास असंभव है। तो इसलिए तीनों क्षेत्रक देखा जाए तो ऑल द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डेवलपमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों क्षेत्रकों में जो उत्पादन होता है तो उसके उत्पादन को हम किस प्रकार काउंट करेंगे या उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। जैसे इसको समझने के लिए उदाहरण दिया गया है, यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य हो गया 80,000। यानी यदि किसी किसान के पास उत्पादन 10,000 किलोग्राम गेहूं का हुआ है और उसे ये जानकारी है कि गेहूं की जो दर है यानी न्यूनतम समर्थित कीमत जो सरकार के द्वारा तय की जाती है वो कितनी है, तो उससे गुणा करके मल्टीप्लाई करके वो ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके द्वारा अर्जित आय, कृषि से अर्जित जो आय है वो कितनी होने वाली है। ठीक उसी तरीके से एक अन्य एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो ये केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं, उत्पादन के क्षेत्र में भी है। उत्पादकों के द्वारा जिन वस्तुओं का भी उत्पादन होता है तो सभी उत्पादित वस्तुओं की एक इकाई का एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो उत्पादित सभी वस्तुओं की संख्या यानी उत्पादित वस्तुओं की संख्या को यदि एक इकाई का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे अगर हम गुणा करते हैं तो देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्शन इन मॉनेटरी फॉर्म, यानी मौद्रिक रूप में उस उत्पादन को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये अंतिम वस्तु क्या है। किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में जिस वस्तु का योगदान होता है सबसे पहले वो है कच्चा माल, जिसे प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादित किया जाता है। और जिन जिन वस्तुओं का उपयोग उद्योगों में किसी वस्तु के निर्माण में किया जाता है, यानी उत्पादन प्रक्रिया में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वो सभी मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। और अंतिम वस्तु क्या होती है? जब उद्योगों में किसी वस्तु का निर्माण हो जाता है और उपभोक्ता उसमें बिना किसी परिवर्तन किए प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रयोग में लाता है तो वो अंतिम वस्तु कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक किसान वो अपने द्वारा उत्पादित गेहूं को किसे बेचता है? आटा मिल को। कैसे देता है वो? 8 रुपये प्रति केजी की दर से। तो किसान के लिए गेहूं हो गया अंतिम वस्तु, क्योंकि वो उसे बेचा है। लेकिन मध्यवर्ती वस्तु किसके लिए हुआ? जो आटा मिल है, मिल वाला है, उसके लिए वो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु हो गया, क्योंकि वो कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग करेगा। उससे वो क्या बनाएगा? गेहूं से आटा में उसे परिवर्तित कर देगा। और इस प्रकार 8 रुपये प्रति केजी की दर से उसने खरीदा और गेहूं की जो पिसाई करने के बाद मिल वाले ने उसे एक बिस्किट कंपनी को बेचा। कैसे? 10 रुपये प्रति केजी से की दर से।
यानी 2 रुपया मुनाफा उसने अपना उसमें 8 रुपया में ऐड किया। अब बिस्कुट कंपनी वाला जो है वो उसमें अन्य सामग्री मिलाएगा, जैसे चीनी, तेल इत्यादि का प्रयोग वो करेगा, और उस जितना वो खरीदा था उससे उसने बिस्किट के 4 पैकेट बनाए, और बाज़ार में वो उपभोक्ता को 60 रुपये में यानी 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से वो बिस्किट बेचा। अब जो बिस्किट बनाने के लिए बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने जो आटा खरीदा, तो आटा उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई। इसके अलावा वो क्या खरीदा? चीनी खरीदा, तेल खरीदा, मशीन का भी प्रयोग किया। तो ये सभी जो है पूंजी के रूप में, चाहे वो कार्यशील हो या स्थायी हो, तो पूंजी के रूप में इसका प्रयोग करके उसने बिस्किट का निर्माण किया। तो ये बिस्किट जो बाज़ार में उपलब्ध हुई उपभोक्ताओं को, जिसका प्रयोग उपभोक्ता बिना किसी परिवर्तन के वो बिस्किट का प्रयोग करता है, तो इसलिए उपभोक्ता के लिए अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि वो उसे बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में ले आया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से किसान ने बेचा, 10 रुपया प्रति केजी के हिसाब से आटा मिल वाले ने बेचा, तो ये 2 रुपया उसमें ऐड हो गया। फिर उसमें बिस्किट बनाने वाले ने अन्य सामग्रियों की जो दर है उसे जोड़कर अपना लाभ भी उसमें जोड़ा, और फिर वो आगे बढ़ता चला गया। तो अंतिम वस्तु में मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है वो धीरे धीरे ऐड होता गया। ऐसा नहीं है कि एक बार 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से गेहूं मिल वाले ने खरीदा किसान से, तो 8 रुपये प्रति दर से खरीदा और उसे 10 रुपया की दर से बेचा। अगर हम 10 और 8 को 10 + 8 करेंगे देन 18 हो जाएगा, और वो जो 8 रुपीज़ है वो डबल उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसमें सभी ने अपना जो लाभ है वो उसमें ऐड किया। तो इसलिए कहा जाता है कि अंतिम वस्तु जो होती है केवल राष्ट्रीय आय या किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ अंतिम वस्तु की ही गणना होती है, मध्यवर्ती वस्तु को अलग से नहीं जोड़ा जाता है। क्योंकि यदि मध्यवर्ती वस्तु को अलग से जोड़ा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग में लाया गया है, वो बार बार जुड़ जाएंगी और वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन जब ये आता है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है या नहीं, तो आंसर क्या होगा? अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, इसे अलग से नहीं जोड़ा जाता है। धन्यवाद।